नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले जो कक्षा हुई थी उस कक्षा की बात करें तो उस कक्षा में हमने समास के बारे में चर्चा की थी। और समास की बात करें तो समास को हमने 5 भागों में डिवाइड किया। 5 भागों में हमने पढ़ा। 5 भागों में हमने पहला पढ़ा था केवल समास, दूसरा हम पढ़ रहे थे अव्ययी भाव समास। यह अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है। इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था। जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यासंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूरवी योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु अंत वचनेषु। इन 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद होता है वह अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। जब समस्त पद अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है तो किसी भी वचन लिंग में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं? पहचान की जब हम बात करें तो देखिए कि यह जो समास होता है, इस समास के पद को देखेंगे तो समस्त पद में यहाँ 2 पद जो होते हैं, तो 2 पदों की बात करें तो पूर्व जो पद होता है उस पूर्व पद में कोई उपसर्ग या अव्यय, यूँ कहें एक कोई निपात होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के लिए हमने अब तक अलग अलग नियम पढ़े हैं और लगभग हमने 10 अर्थों में अव्ययी भाव समास पढ़ लिया है। ठीक है। अव्यय विभक्ति अर्थ में विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ अभाव अत्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा, इन अर्थों में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। यथा का मतलब यथा के हमने 4 अर्थ पढ़े थे। कितने अर्थ पढ़े थे? 4 अर्थ पढ़े थे। योग्यता, विप्सा, पदार्थन, अतिवृत्ति और सादृश्य। कितने अर्थ हो गए? 4 अर्थ हो गए थे। अब हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं उसकी बात करें तो एक होता है जिसकी हम बात करें अनुपूरव्य अर्थ में। कौन से अर्थ में होता है? अनुपूरव्य अर्थ में। किसकी बात कर रहे हैं? अनुपूरव्य अर्थ में। ठीक है। 10 इससे पहले पढ़ चुके हैं, उनकी बात करें एक बार फिर से। विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ अभाव अत्या असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात और यथा और यथा इस प्रकार से कितने अर्थ हो गए? 10 अर्थों में। यथा अर्थ में जब पढ़ा था उसकी बात करें तो यथा के कितने अर्थ होते हैं? यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के अर्थ कौन कौन से होते हैं? योग्यता, विप्सा, पदार्थान, अतिवृत्ति और सादृश्य। आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास में, उसका नाम है अनुपूरव्य अर्थ में। कौन से अर्थ में हो रहा है? अनुपूरव्य अर्थ में। ठीक है। देखिए, इस समास की बात करें तो इस अर्थ की बात करें तो इस अर्थ में हमें यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ दोनों जो पद होते हैं इस अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ देखिए, इस की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें जो अनु है उस अनु अव्यय का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कौन से अव्यय का प्रयोग किया जाता है? अनुपूरव्य अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 2 जो पद होंगे उन 2 पदों की बात करें तो इन 2 पदों में प्रथम पद क्या होगा? जो प्रथम पद होगा वो कैसा होता है? प्रथम पद अनु होता है, यानी अनु के रूप में होता है, अनु अव्यय होता है। ठीक है। दूसरे पद की बात करें तो एक हो गया कौन सा पद? द्वितीय पद। ठीक है। द्वितीय पद की बात करें तो द्वितीय पद क्या होगा? कोई संज्ञा होगा। द्वितीय पद क्या होगा? कोई संज्ञा होगा। ठीक है। तो इस अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अनु अर्थ का अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अनु अव्यय का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? अनु अव्यय की। अब अनु अव्यय की बात करें, किसकी? अनु अव्यय की बात करें तो अनु अव्यय का प्रयोग होता है। अब अनु अव्यय का प्रयोग करेंगे, देखिए आगे देखिए। अब जैसे अनु अव्यय का प्रयोग किया तो अब एक तो अनु अव्यय दिखाई देगा और एक हमें क्या दिखाई देगा? कोई संज्ञा दिखाई देगी। संज्ञा का मतलब आप जानते हो, कोई ना कोई संज्ञा होगी। तो कोई संज्ञा होगी तो अब हम क्या करेंगे? यानी प्रथम पद के रूप में अनु अव्यय दिखाई देगा, द्वितीय पद में कोई संज्ञा दिखाई देती है। तो यूँ समझिए, यहाँ अनु अव्यय, यहाँ अनु अव्यय
अनुअव्यय का प्रयोग होता है जो प्रथम पद के रूप में होता है, प्रथम पद के रूप में होता है। ठीक है, द्वितीय पद के रूप में, द्वितीय पद के रूप में, द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा होती है, कोई संज्ञा होती है। ये तो हो गया हमारा समस्त पद। तो समस्त पद कैसा हो गया, ये जो समस्त पद कैसा हो गया, ये वाला समस्त पद हो गया। ठीक है, बात करें किसकी, समस्त पद की। समस्त पद कैसा हो गया, प्रथम पद में अनुअव्यय हो गया और द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा हो गई। ठीक है, अब बात करें किसकी, विग्रह। ठीक है, विग्रह करते समय अब क्या करेंगे, विग्रह। तो देखिए, विग्रह करते समय उत्तर पद का मतलब संज्ञा में। ठीक है, दो पद हो गए, कौन कौन से पद हो गए, एक तो हो गया अनुअव्यय और दूसरा क्या हो गया, कोई संज्ञा। तो सब द्वितीय पद कौन सा है हमारा, संज्ञा है। तो विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर उसके आगे कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, अनुपूरव्य अर्थ में। तो अनुपूरव्य अर्थ की बात करें तो यहाँ विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर उसके आगे क्या लिखेंगे, जो हमारा शब्द है वही लिख देंगे, अनुपूर्वेण। ठीक है, उसके आगे अनुपूर्वेण लिख दिया जाता है। ठीक है, विग्रह करते समय उत्तर पद में विभक्ति कौन सी लगाओगे, षष्ठी विभक्ति लगाओगे और उसके आगे क्या जोड़ोगे, अनुपूर्व्य जोड़ोगे। तो समस्त पद दो हो गए थे, समस्त पद में पहले पद के रूप में अनु दिखाई देगा और द्वितीय पद में संज्ञा दिखाई देगी। ठीक है, विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो संज्ञा है अर्थात जो द्वितीय पद है उस द्वितीय पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, उसके आगे क्या लिखेंगे, अनुपूर्वेण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुपूर्वेण लिखेंगे। जैसे एक तो हो गया हमारा समस्त पद, क्या हो गया भाई, एक तो समस्त पद हो गया और एक क्या हो गया, विग्रह हो गया। क्या हो गया, विग्रह हो गया, दो पद हो गए ना। ठीक है, अब हम समस्त पद के रूप में दो पद आएंगे। जैसे पहले पद के रूप में क्या आना चाहिए, अनु, और दूसरे के पद के रूप में कोई संज्ञा। जैसे अनु ज्येष्ठम, जैसे अनु कनिष्ठम, जैसे अनु वरिष्ठम। ठीक है, इन शब्दों को आप देखिए, आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं। देखो दो पद दिखाई दे रहे हैं, अनु ज्येष्ठम, प्रथम पद के रूप में अनु, द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा। विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या करेंगे, द्वितीय जो पद है, द्वितीय पद का मतलब जो संज्ञा है, उस द्वितीय पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो बताओ शब्द कौन सा है, द्वितीय पद ज्येष्ठ, इधर कौन सा है कनिष्ठ, इधर कौन सा है वरिष्ठ। तो इन पदों में लगाएंगे षष्ठी विभक्ति। क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति। तो बताओ क्या बनेगा, ज्येष्ठ का ज्येष्ठस्य, ज्येष्ठ का क्या बन जाएगा, ज्येष्ठस्य। कनिष्ठ का क्या बन जाएगा, कनिष्ठस्य। ठीक है, और वरिष्ठ का क्या बन जाएगा, वरिष्ठस्य। अब इनके देखिए आगे क्या जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे अनुपूरवेण। क्या जोड़ेंगे, अनुपूरवेण। क्या जोड़ेंगे, अनुपूरवेण। तो अनुपूरवेण जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ज्येष्ठस्य अनुपूरवेण। ठीक है, बताओ क्या बनेगा, कनिष्ठस्य अनुपूरवेण। ठीक है, बात करें किसकी, वरिष्ठ, तो वरिष्ठस्य अनुपूरवेण। अब यदि विग्रह परीक्षा में दिया जाए और आपसे पूछा जाए समस्त पद बनाना है, तो समस्त पद बनाने के लिए आप क्या करोगे,
इस अनु जो उसको उल्टा कर दो, तो बताओ क्या करेंगे, पहले अनु की जगह अनु लिखेंगे, बाद में क्या जोड़ेंगे, मूल शब्द लिख देंगे। तो ज्येष्ठ का क्या मूल शब्द क्या है, यानी प्रथमा का अगर शब्द की बात करें तो बताओ ज्येष्ठम, कनिष्ठम, वरिष्ठम। क्योंकि आपको पढ़ाया था, पहले बताया था कि आकारांत जो शब्द होता है उस आकारांत या आकारांत शब्द के आगे क्या जोड़ दिया जाता है, अम जोड़ दिया जाता है। तो वरिष्ठ ज्येष्ठ का क्या बन जाएगा, ज्येष्ठम, कनिष्ठ का क्या बनेगा, कनिष्ठम, वरिष्ठ का क्या बनेगा, वरिष्ठम। तो ज्येष्ठस्य अनुपूरवेण अनुज्येष्ठम, कनिष्ठस्य अनुपूरवेण अनुकनिष्ठम और वरिष्ठस्य अनुपूरवेण अनुवरिष्ठम। इसी के साथ हमारा जो अनु यानी अनुपूरव्य अर्थ की चर्चा होती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अनुपूरव्य अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके उसके आगे अनुपूरव्य शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे ज्येष्ठ से जैसे गरिष्ठ से अनुपूरव्य क्या बनेगा, अनुगरिष्ठम। तो गरिष्ठ अनुगरिष्ठम, तो अनुगरिष्ठम का क्या बनेगा, गरिष्ठ से अनुपूरव्य। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अर्थ है जिसकी बात करें हम लोग, और अर्थ क्या है, योग पद अर्थ में, योग पद अर्थ में किसकी बात कर रहे हैं, योग पद अर्थ में, है ना। यानी योग पद का मतलब होता है योग्य पद है। हमने सूत्र में पढ़ा है ना, अव्ययम, अव्यय जो समास है वो अव्ययम यानी अव्यय कब होता है, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थ, अभाव, अत्य, असंप्रति, शब्द, प्रादुर्भाव, पश्चात, यथानुपूरवी, योग पद जो हमने पढ़ा है, योग पद, योग पद्य। तो योग पद्य का यहाँ क्या हो गया, योग पद अर्थ में। तो योग पद अर्थ में हम पढ़ रहे हैं, इस योग पद की बात करें तो इस योग पद में क्या करेंगे कि यहाँ अब हमें दिखाई क्या देगा, स दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भैया, स अव्यय का प्रयोग होता है। तो योग पद अर्थ में यानी इस अर्थ में, इस अर्थ में स अव्यय का, स अव्यय का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब बताओ दो पद होंगे, दो पदों में प्रथम पद के रूप में क्या दिखाई देगा, स, और उसके साथ में कोई संज्ञा आएगी। आप लोग संज्ञान हो चुका है, इस चीज के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, आप सबको पता लग चुका है। ठीक है, इस अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग होगा, स अव्यय का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय क्या करेंगे, उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब स के बाद वाला जो पद है, यानी स के बाद में जो पद है उसकी बात करेंगे। तो उत्तर पद जो भी हमारा उत्तर पद होगा, तो विग्रह करते समय उत्तर पद में, ठीक है, तृतीया विभक्ति लगाकर। अब देखो यहाँ विभक्ति चेंज हो गई है, बहुत कम शब्दों में अलग अलग की है, ज्यादातर हमने षष्ठी विभक्ति के बारे में चर्चा करी है। तृतीया विभक्ति लगाकर, कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया। ठीक है, विभक्ति कौन सी लगा रहे हैं, तृतीया विभक्ति लगाकर, विभक्ति लगाकर उसके आगे है ना, युगपद, युगपद। तो क्या लिखा है, युगपद शब्द जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कौन सा शब्द जोड़ दिया जाता है, युगपद शब्द जोड़ दिया जाता है। बात किसकी कर रहे हैं, योगपद अर्थ में। योगपद अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वही स अव्यय का प्रयोग होता है। उत्तर पद के रूप में कोई संज्ञा होती है। विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय उत्तर पद में विभक्ति कौन सी लगाएंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे भाई, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। और तृतीया विभक्ति लगा करके उसके आगे क्या जोड़ देंगे, युगपद शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, हमारे दो पद हो गए, प्रथम पद के रूप में स, उसके बाद में कोई संज्ञा। तो यूं समझिए, विग्रह करेंगे तो जो उत्तर पद होगा यानी जो संज्ञा होगी, संज्ञा को तृतीय विभक्ति बनाएंगे। कौन सी विभक्ति बनाएंगे, तृतीय विभक्ति। उसके आगे क्या जोड़ेंगे, युगपद शब्द जोड़ेंगे। कौन सा शब्द जोड़ेंगे, युगपद शब्द। तो एक तो हमारा पद हो गया समास पद, यानी समास कहूँ या इसको समस्त पद कहूँ। ठीक है, और एक हो गया कौन सा, विग्रह। एक हो गया कौन सा, विग्रह हो गया। दो पद हो गए ना। देखिए यहाँ जो समास होगा तो समास में यहाँ में क्या दिखाई देगा, स, है ना।
यानी समास के रूप में हमें क्या दिखाई देगा, कोई स, और ये दूसरे पद के रूप में कोई संज्ञा दिखाई देगी, है ना। तो बताओ क्या बनेगा, स, जैसे मान लो स हरि शब्द है, मान लो स हरि, है ना। स रामम, स गुरुम। अकारांत शब्द क्या होता है, अम हो जाता है ना, तो स गुरुम, ठीक है। जैसे स चक्रम, स चक्रम, स चक्रम। इन शब्दों में देख रहे हैं आप लोग, एक यहाँ से उसके बाद में कोई ना कोई संज्ञा दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, जो उत्तर पद है, उत्तर पद तो कौन सा है, ये वाला उत्तर पद है ना। इस उत्तर पद में हम क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे और आगे क्या लिखेंगे, युगपद शब्द जोड़ेंगे। आगे क्या लिखेंगे, युगपद। जैसे हम पढ़ते ना, स परिवार निमंत्रण है, स परिवारम। जैसे किसी का कोई इनविटेशन आता है, निमंत्रण पत्र आता है, तो उस निमंत्रण पत्र में लिखा होता है सपरिवार, आपको परिवार के साथ आना है, सपरिवार आना है साथ। देखो स के योग में हमने जब पढ़ा, कारक प्रकरण पढ़ा, सह युक्त अप्रधान, स के योग में तृतीया विभक्ति होती है, अप्रधान कारक में तृतीय विभक्ति होती है, पढ़ा था ना। तो शब्दों से आपको अनुमान हो जाना चाहिए कि हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो यह शब्द देखो, सपरिवार, आप ये सब समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन वहां पे हमने पढ़ा सह के योग में, सह का मतलब वहां वह सह है था, यहाँ सह की बात हो रही है। सह के योग में और सह युक्त प्रधान में हमने लिखा भी था कि यह अव्यय होता है ना। सह, साकम, सामम, सार्धम, ये क्या होते हैं, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ देखें, ये शब्द तो आप समझते ही होंगे, सह परिवारम का मतलब क्या होता है, परिवार सहित। तो परिवार के साथ आपको यहाँ इन्विटेशन दिया गया है कि आप लोग अपने परिवार के साथ आएंगे। तो साथ में आएंगे, तो साथ में आएंगे, तो साथ में कौन सी विभक्ति होती है, सह के योग में तृतीया पड़ी है, तो यहां पर भी तृतीया होगी ना, तो यहां पर भी तृतीया होगी। तो अब बताओ, जो हमारा उत्तर पद है, उत्तर पद के रूप में हरि, राम, गुरु, चक्र, परिवार, इनमें हम कौन सी लगाएंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे और उसके आगे क्या जोड़ेंगे, युगपद शब्द जोड़ देंगे, यानी साथ में, है ना। देखिए तो हरि की तृतीया विभक्ति क्या बनती है, हरिणा बनती है क्या, हरिणा, हरि हरि हरया, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिव्याम हरिवी, पढ़ा है ना। तो क्या बनेगा, हरिणा। राम का क्या बनता है, रामम रामौ रामा, है ना। अरे राम रामो रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, तो क्या बनेगा, रामेण। गुरु का क्या बनता है, गुरु 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 गुरुव, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी, तो क्या बनेगा, गुरुणा। आगे देखिए चक्रम, तो चक्रम अकारांत शब्द ना, तो बताओ क्या बन जाएगा, हरि राम की तरह चक्रेण, ठीक है। परिवार अकारांत है ना, तो क्या बन जाएगा, परिवारेण, परिवारेण। आगे देखिए, आगे इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, इनके साथ हम जोड़ेंगे युगपद जोड़ देंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा, हरिणा युगपद, हरिणा युगपद, ठीक है। सामेण युगपद, ठीक है। गुरुणा युगपद, जैसे चक्रेण युगपद, ठीक है। जैसे परिवारेण युगपद। देखिए तो यहाँ क्या होता है, जैसे हरिणा युगपद स हरि, ग्रामीण युगपद है स रामम, गुरुणा युगपद है स गुरुम, चक्रेण युगपद है स चक्रम, परिवारेण युगपद है स परिवारम। तो यहाँ युगपद यानी योगपद्य अर्थ में सहाव्य का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगा करके उसके आगे युगपद शब्द जोड़ दिया जाता है। कौन सा शब्द जोड़ दिया जाता है, युगपद शब्द जोड़ दिया जाता है। युगपद शब्द जोड़ेंगे तो हमारे शब्द क्या बनेंगे, सहरी का क्या बनेगा, हरिणा युगपद है, तो हरिणा युगपद से क्या बन सकता है, सहरी। रामेण युगपद स रामम, गुरुणा युगपद स गुरुम, चक्रेण युगपद स चक्रम, परिवारेण युगपद स परिवार। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे और इसी के साथ युगपद अर्थ यानी योग्य पद्य अर्थ की हमने चर्चा करी है। अब हम आगे वाले अर्थ में बात करते हैं।
किसकी बात कर रहे हैं? आगे वाले अर्थ की। तो आगे जो देखो सूत्र में देखो, अब यहाँ एक आप लोग कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किस अर्थ की बात कर रहे हैं? सादृश्य अर्थ में। सादृश्य अर्थ में देखिए सादृश्य हमारे सामने 2 बार आ चुका है। यथा के अर्थ में जब हमने पढ़ा था, यथा अर्थ में, यथा के कितने अर्थ पढ़े थे? 4 अर्थ। कौन से अर्थ की बात कर रहा हूं मैं? यथा अर्थ में। और यथा अर्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। यथा कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? योग्यता, ठीक है, एक पढ़ा था विप्सा, एक पढ़ा था पदार्थान अतिव्रति, पदार्थान अतिव्रति पढ़ा था ना, और एक पढ़ा था सादृश्य। एक कौन सा पढ़ा था? सादृश्य। 4 हो गए ना। तो यहां देखिए एक तो सादृश्य पढ़ रहे हैं और एक यहां सादृश्य पढ़ रहे हैं। जो हमारा मूल सूत्र था वो सूत्र जो हमने पढ़ा था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्या असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगवद सादृश्य। देखो सूत्र कह रहा है ना, सादृश्य संपत्ति सा कल्याणत वचनेषु। तो ये सूत्रार्थ की बात कर रहा हूं। तो ये तो हमारा क्या हो गया? सूत्रार्थ हो गया, यानी 13वें नंबर पे इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और यहां जो हमने पढ़ा था यथा अर्थ में पढ़ा था। यथा के कितने अर्थ हो रहे थे? 4 अर्थ हो रहे थे, योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिव्रति और सादृश्य। तो यहाँ जो सादृश्य पढ़ा था उस सादृश्य की बात करें तो यहाँ सादृश्य में हमें क्या दिखाई देता है? स दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई देने वाला है? स दिखाई देने वाला है। अब यहाँ जो स दिखाई दे रहा था उससे की, और यहाँ इससे की बात करें तो यहाँ क्या होता है? उत्तर पद की बात करें तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति होती है ना, और उसके आगे सादृश्य शब्द जोड़ दिया जाता है। जबकि यहां पर क्या होगा? यहां पर देखिए तो यहां पर विग्रह करेंगे तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे। इसकी बात करूं, मूल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात करी थे हमने। तो इसमें तो हमने क्या किया? उत्तर जो पद था उस उत्तर पद में विभक्ति कौन सी लगाई थी? षष्ठी। और उसके साथ क्या जोड़ा था? सादृश्य जोड़ा था, ठीक है। जैसे हरे सादृश्यम, तो रूप क्या बन गया था? स हरि, ऐसे बन रहा था ना, ठीक है। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे? तो षष्ठी प्लस सादृश्य लिखा था। यहां जो मूल हमारा सूत्र है, जो मूल नियम है, इस मूल नियम की बात करें तो मूल में क्या करेंगे? अब जो हमारा उत्तर पद है उस उत्तर पद को लिखेंगे और उत्तर पद के आगे लिखेंगे संख्या, है ना। क्या लिखेंगे? संख्या। जैसे विभक्ति लगाएंगे, जैसे मान लो शब्द है हमारा, कोई सा भी शब्द है, जैसे सादृश्य अर्थ की बात करें तो सादृश्य में पहले क्या करेंगे? अब विग्रह करेंगे। तो विग्रह अभी हम चर्चा करते हैं। तो विग्रह करेंगे तो पहले तो लिखेंगे क्या? जैसे कोई भी जो शब्द है उस शब्द की पहले तो हम क्या करेंगे? उत्तर पद नहीं लिखेंगे। अब के बाद थोड़ा उल्टा हो गया है, तो पहले तो हम क्या करेंगे? सख्या। जैसे सदृश है सख्या, स सखी, है ना, सदृश सख्या। तो सदृश सख्या यानी स सखी, तो सदृश शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे श गुरु, तो सदृश है गुरुना, तो सादृश्य अर्थ में हम यहाँ क्या दिखाई देगा? सदृश दिखाई देगा। तो इसका थोड़ा तरीका थोड़ा चेंज हो गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं और फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसके बाद भी तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने तो इसको आपको समझाने के लिए बताया अभी, तो आप इसको समझ चुके हैं। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसमें कुछ समस्या आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ा सा। 1 मिनट थोड़ा आप लोग वेट करें, इसके बाद हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलो कोई नहीं। हाँ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सादृश्य अर्थ में। किसकी बात कर रहे हैं? सादृश्य अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ना सादृश्य इस अर्थ में बात कर रहे हैं किसकी? सादृश्य अर्थ की। तो इस अर्थ में अब स, अब यहाँ देखो ना, सही से आएंगे अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ना, स अव्यय का प्रयोग होता है, स अव्यय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? स। वही बात, प्रथम पद के रूप में स दिखाई देगा, द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा दिखाई देगा, यानी संज्ञा जो भी है ना, संज्ञा होगी। अब हम इसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? विग्रह। तो विग्रह करते समय
ठीक है, विग्रह करते समय। अब थोड़ा मामला देखो क्या है, प्रथम पद के रूप में। अब यहाँ पहले, यहाँ समय, यहाँ पहले सदृश है, शब्द लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, विग्रह करते समय यहाँ पहले सदृश शब्द लिखेंगे, उसके बाद क्या है, जो समस्त पद था यानी उत्तर पद वाला जो पद है, यानी इसके बाद समस्त पद के उत्तर पद में हम क्या करेंगे, अब उत्तर पद में लगाएंगे तृतीया विभक्ति। उसके बाद समस्त पद के उत्तर पद में तृतीया विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि सदृश का दो बार प्रयोग हुआ है, इसलिए थोड़ा यहाँ इसका जो विग्रह का है वो अलग तरीके से हो रहा है। तृतीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे भाई, तृतीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, सादृश्य अर्थ में, इस अर्थ में सव्य का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय यहाँ पहले सदृश शब्द लिखेंगे। कौन सा शब्द लिखेंगे, सदृश शब्द लिखेंगे। उसके बाद समस्त पद में, उत्तर पद में, समस्त पद का जो है ना समास वाला पद, उस समास वाले पद में प्रथम पद यानी द्वितीय पद, दो पद हो गए ना, जो द्वितीय पद होगा उस द्वितीय पद में हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, बात करें तो यहाँ स्थिति कैसी होगी, यानी समस्त जो पद होगा उस समस्त पद में देखो क्या क्या आएगा, एक तो आएगा स और एक आएगी कोई संज्ञा। ठीक है, अब विग्रह की बात करें तो विग्रह में क्या करना पड़ेगा आपको, विग्रह में बात करूं तो विग्रह में सबसे पहले तो क्या लिखना है, सदृश है, और उसके बाद में ये जो संज्ञा नहीं, इस संज्ञा में लगाएंगे तृतीया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे अब हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा समस्त पद, कौन सा पद हो गया, समस्त पद, एक हो गया कोई विग्रह। अब उदाहरण तो चाहे आप चाहे कितने उदाहरण, दुनिया में बहुत सारे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। जो भी आपके सामने उदाहरण आए उन उदाहरणों में सब में ऐसा ही नियम होगा। तो यह नियम ऐसे लगाएंगे, जैसे मान लो स सखी, देखिए स गुरु, ठीक है, स रामम। ठीक है, अब यहाँ राम हो, हरि हो, गुरु हो, सखी हो, कुछ भी हो। अब हम पहले क्या करेंगे, विग्रह करेंगे ना, दो पद हो गए, प्रथम पद के रूप में स, द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा, तो द्वितीय पद नहीं लिखेंगे, आपकी बात विग्रह थोड़ा चेंज हो गया है। तो विग्रह के रूप में पहले हम क्या करेंगे, सदृश, देखो पहले क्या आ गया, सदृश, इधर भी क्या आएगा, सदृश, ठीक है, और इधर भी क्या आएगा, सदृश। इसके बाद में क्या करना है, उत्तर पद देखना, उत्तर पद कौन सा, इधर सखी है, इधर गुरु है, इधर राम है, तो उत्तर पद में विभक्ति कौन सी लगाएंगे, तृतीया। तो सखी जो शब्द है इकारांत शब्द है, जैसे मति शब्द पढ़ाने मत्या होता है ना, वैसे सखी का क्या होता है, सख्या। तो बताओ क्या बनेगा, सदृश सख्या, सदृश सख्या। बताओ स सखी तो सदृश सख्या स सखी, जैसे सदृश गुरुणा, सदृश गुरुणा। बताओ क्या बनेगा, सदृश रामीण, रामीण सदृश या सदृश रामीण। तो सदृश अर्थ में यहाँ जो समस्त पद होता है उस समस्त पद में स प्लस संज्ञा दिखाई देता है। विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय पहले सदृश लिखना है, उसके बाद में जो उत्तर पद होता है उस उत्तर पद में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे स सखी तो सदृश सख्या, स गुरु तो सदृश गुरुणा, तो स रामम तो सदृश रामेण। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किस अर्थ की बात कर रहे थे हम, सादृश्य अर्थ में। सादृश्य अर्थ में कौन क्या दिखाई देता है, सव्य का प्रयोग होता है और उसके साथ में कोई संज्ञा होता है। विग्रह करते समय यहाँ सबसे पहले सदृश लिखेंगे, उसके बाद में उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं, और अब सादृश्य के बाद में आता है संपत्ति अर्थ में। ठीक है, सूत्र की बात करें तो सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु, तो संपत्ति साकल्य अंत वचन यानी अंतिम, यानी तीन और हमारे पास अभी बचे हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करें कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं, संपत्ति अर्थ में। किस अर्थ में, संपत्ति अर्थ में।
ठीक है, कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? संपत्ति अर्थ में, यानी इस अर्थ की बात करें तो इस अर्थ में, यानी इस अर्थ में स, देखिए अब यहां से अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, वही चीज चल रही है, कुछ नया नहीं है। स भी आएगा। विग्रह करते समय, विग्रह करते समय उत्तर पद में, वैसे कि वैसे पहले चल रहे थे जो एक अभी छोड़ा था ना सदृशय, उसमें थोड़ा विग्रह करने का थोड़ा तरीका अलग था यहाँ, लेकिन वैसे कि वैसे चलेगा। विग्रह करते समय उत्तर पद में, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर उसके आगे, उसके आगे षष्ठी विभक्ति लगाकर उसके आगे संपत्ति, संपत्ति शब्द जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? संपत्ति शब्द जोड़ दिया जाता है। बात करें संपत्ति अर्थ में, इस अर्थ में सव्य का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति लगा करके उसके आगे क्या शब्द जोड़ दिया जाता है? वही संपत्ति शब्द जोड़ दिया जाता है। क्या शब्द जोड़ दिया जाता है? संपत्ति शब्द जोड़ दिया जाता है। दो पद होंगे, एक पद के रूप में कोई स दिखाई देगा और द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा। तो एक तो हो गया हमारा समस्त पद और एक हो गया विग्रह। एक तो हो गया समस्त पद, एक हो गया विग्रह। समस्त पद के रूप में पहले क्या दिखाई देगा? स, है ना। और जैसे उसके आगे कोई संज्ञा तो स क्षत्रम, ठीक है ना। स विप्रम, स विप्रम। जो भी कोई पद हो, अच्छा दो पद दिखाई दे रहे हैं ना, एक प्रथम पद के रूप में स, उत्तर पद के रूप में कोई संज्ञा दिखाई देगा। विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हम क्या करेंगे? जो भी हमारा उत्तर पद होगा, है ना, तो उत्तर पद में विभक्ति कौन से लगाएंगे? षष्ठी। तो बताओ क्षत्र की क्या हो जाएंगी? क्षत्राणाम। एक नहीं होता, क्षत्रिय की बात कर रहे हैं और क्षत्र का यहाँ एक क्षत्रिय नहीं है, बहुत सारी क्षत्रिय हैं। तो विभक्ति में कौन सा लगाएंगे? क्षत्राणाम। अब बताओ क्षत्रिय यानी क्षत्रियों की, किसकी बात कर रहे हैं? संपत्ति की। तो एक क्षत्रिय की या सभी क्षत्रियों की? तो एक नहीं, क्षत्रिय तो बहुत सारे हैं, अत्यधिक, है ना। इसलिए एक वचन का प्रयोग नहीं करके हम किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा? क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्राणाम संपत्ति। देखिए अब हम बात करें संपत्ति की, जैसे विप्रो की है, ब्राह्मणों की है, जैसे विप्र की है, ब्राह्मण की है, जीव किसकी? जीव की संपत्ति, जीव रूपी संपत्ति, है ना। तो यहाँ देखिए तो क्षत्राणाम संपत्ति हो गई। जैसे विप्र का ना तो विप्राणाम, विप्राणाम संपत्ति, विप्राणाम संपत्ति, विप्राणाम संपत्ति। जैसे देखिए प्रथम पद के रूप में स, द्वितीय पद के रूप में संज्ञा। विग्रह करेंगे तो द्वितीय पद जो होगा उसमें लगाएंगे कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन और बहुत सारे है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो सभी क्षत्रियों की संपत्ति की बात हो रही है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? क्षत्राणाम संपत्ति रूप क्या बन जाएगा? स क्षत्रम। विप्राणाम संपत्ति क्या बन जाएगा? स विप्रम, स विप्रम। जैसे सजीवम, सजीवम किसी जीव की संपत्ति है ना, किसी एक जीव की संपत्ति है ना। स्वयं की भी तो कोई संपत्ति होती है ना, तो उस जीव की बात कर रहे हैं। तो जीव का मतलब जीव एक होता है ना, तो क्या बनेगा? जीवस्य संपत्ति, जीवस्य संपत्ति, जीवस्य संपत्ति, जीवस्य संपत्ति। देखिए क्षत्राणाम संपत्ति, विप्राणाम संपत्ति और जीवस्य संपत्ति। जैसे ब्राह्मणानाम संपत्ति तो सब ब्रह्म है, तो बताओ क्या बनेगा?
ब्रह्मणा संपत्ति, क्योंकि ब्रह्मण है पंचमी के एकवचन में और षष्ठी के एकवचन में क्या बनता है, भाई, तो ब्रह्मण बनता है पंचमी के एकवचन में और षष्ठी के एकवचन में। तो जैसे ब्रह्म है, जैसे एक शब्द है स ब्रह्म होता है ना, तो स ब्रह्मम, तो बताओ क्या बनेगा, ब्रह्मम का मतलब यहाँ है ब्राह्मण का, तो स ब्रह्म है, तो ब्रह्मम, तो बताओ क्या बनेगा, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है संपत्ति। ऐसे ब्रह्मम का मतलब यहाँ ब्राह्मणों की नहीं हुई है, ब्राह्मणा नाम संपत्ति होती है। स ब्रह्म यानी एक व्यक्ति है, तो बताओ क्या बनेगा, ब्राह्मणा संपत्ति, ब्राह्मणा संपत्ति क्या बनेगा, स ब्रह्मण है या स ब्रह्म है। तो यह शब्द की बात करें तो ये वाला जो शब्द है ना, इसका प्रयोग कैसे होता है, ऐसे भी होता है इसका प्रयोग, स ब्रह्म, स ब्रह्म क्या बनेगा, ब्रह्मण संपत्ति, ब्रह्मण संपत्ति। ठीक है, बात करें संपत्ति अर्थ में, संपत्ति अर्थ में सव्य का प्रयोग होता है। विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और षष्ठी विभक्ति लगा करके उसके आगे शब्द जोड़ दिया जाता है। वो क्या जोड़ दिया जाता है, संपत्ति शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे चलिए और आगे बात करें साकल्य अर्थ में। किसकी बात कर रहे हैं हम, साकल्य अर्थ की बात कर रहे हैं। साकल्य अर्थ में जो समझिए सेकेंड लास्ट अर्थ में, है ना। और सेकेंड लास्ट कौन सा है, ऐसे हमने अभी पढ़ा है ना, जिनकी बात करें अनुप्रव्य, योग पद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचन। तो साकल्य अर्थ में बात कर रहे हैं ना, तो साकल्य अर्थ में, तो साकल्य अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है, इस अर्थ में, इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। स अव्यय का प्रयोग होता है विग्रह करते समय। देखिए द्वित चल रहा है, स प्रयोग, स अव्यय का प्रयोग हो रहा है, स अव्यय का प्रयोग हो रहा है, स अव्यय का प्रयोग हो रहा है। और हम बात कर रहे हैं विग्रह की, तो विग्रह में वही प्रक्रिया चल रही है कि द्वितीय जो पद होता है उस द्वितीय पद में हम क्या करेंगे, प्रथम पद में हम क्या करेंगे। तो यहाँ जो द्वितीय पद होता है उस द्वितीय पद की बात करें तो यहाँ दो पद होंगे। इस अर्थ में पहले पद के रूप में स अव्यय दिखाई देगा, द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा होगी। तो अब विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के समय हम क्या करते हैं कि उस विग्रह करते समय जो भी हमारा शब्द है, यानी मूल पद में, है ना, उत्तर पद में, यानी जो भी हमारा उत्तर पद में प्रत्यय शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे अब देखो विग्रह करते समय जो हमारा पद है, शायद तृणम, जैसे तृणम अपि अप्रत्यय, तो जो मूल पद है उस मूल पद में ही, यानी उस बात करें, यानी जो मूल पद है, यूँ समझिए आप। तो देखिए विग्रह करेंगे, अच्छा सॉरी, साकल्य अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है और एक कोई उत्तर पद होगा। विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय उत्तर पद में, अब देखो उत्तर पद में, यानी यूँ समझिए मूल पद जैसे दिखाई देता है हमें, क्या, द्वितीय विभक्ति लगाकर, क्या लगाकर, द्वितीय विभक्ति लगाकर। देखिए इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर। कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। और द्वितीय विभक्ति लगाकर उसके आगे अपि अपरित्यज्य, शब्द जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, देखिए विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर उसके आगे अपि अपरित्यज्य शब्द जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ दो पद होंगे, दो पदों के रूप में, प्रथम पद के रूप में हम स, उसके बाद में संज्ञा, विग्रह करेंगे, उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, आगे अपि अपरित्यज्य शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे एक तो हो गया हमारा समास, है ना, और एक हो गया समास का विग्रह।
समास के रूप में हमें क्या दिखाई देगा? समास के रूप में हमें स दिखाई देगा। पहले तो होंगे स फलम, है ना, कुछ भी हो, और दूसरा कोई संज्ञा, जैसे स पुष्पम, है ना, स फलम, स पुष्पम, स तृणम, स तृणम, स तृणम, स स तृणम, स पुष्पम, स फलम। देखिए यानी फल सहित, यानी तिनके को भी नहीं छोड़ा, कहते हैं ना ऐसा। तो क्या है कि यहाँ एपी अप्रत्यय जोड़ेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, जो शब्द है ना उस शब्द को देखेंगे। उत्तर पद में कौन सा है? फल। तो फल का द्वितीय में क्या बनता है? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। यहाँ जो शब्द वैसे वैसे रहता है, मूल शब्द की जैसे रखना है ना, तो यहाँ द्वितीय लिखेंगे। तो बताओ द्वितीय में भी क्या बनेगा? फलम। आगे क्या जोड़ना है भाई? अपी अपरित्यज्य जोड़ना है, अपी अपरित्यज्य। तो बताओ मिला दूं क्या? इसमें मिला देता हूँ, तो मैं जोड़ देते हैं ना, तो मैं जोड़ेंगे तो फल का क्या बन जाएगा? फलम अपी, ठीक है, अपरित्यज्य, अपरित्यज्य, फलम अपि अपरित्यज्य, ठीक है, फलम अपि अपरित्यज्य। पुष्प की बात करें तो क्या बनेगा? पुष्पम अपि, मिला दिया, मैं आधा था, ए जोड़ दिया, पुष्पम अपि अपरित्यज्य, अपरित्यज्य, पुष्पम अपि अपरित्यज्य। जैसे क्या है? तृणम, तृणम का मतलब होता है घास। तो बताओ घास का क्या बनेगा? घास का, तो बताओ तृणम अपि, तृणम अपि अपरित्यज्य, ठीक है। जैसे है फल्गु, स फल्गु, तो क्या बनेगा? फल्गुम। क्या बनेगा द्वितीय में? फल्गुम। मिला दिया मैं में एपी अपी, क्या बन जाएगा? अपरित्यज्य, अपरित्यज्य। देखिए अब हम बात करें साकल्य अर्थ में। साकल्य अर्थ में सव्य का प्रयोग होता है। कौन से अव्यय का प्रयोग होता है? सव्य का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, उसके आगे क्या जोड़ दिया जाएगा? अपि अपरित्यज्य शब्द जोड़ दिया जाएगा। कौन सा शब्द जोड़ दिया जाएगा? अपि अपरित्यज्य शब्द जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। समास की बात करें तो समास में यहाँ देखो, एक तो स फलम, स पुष्पम, स तृणम, स फल्गु। विग्रह करेंगे तो उत्तर पद होगा, उसमें हम क्या करेंगे? अपि अपरित्यज्य शब्द जोड़ेंगे। मतलब शब्द क्या बन गया? सफलम, तो क्या बन जाएगा? सफलम का फलम अपि अपरित्यज्य। पुष्पम का क्या बनेगा? स पुष्पम का पुष्पम अपि अपरित्यज्य। तृणम का क्या बनेगा? तृणम अपि अपरित्यज्य। स फल्गु का क्या बनेगा? फल्गुम अपि अपरित्यज्य। और ऐसे आएगा परीक्षा में तो फलम अपि अपरित्यज्य स फलम, पुष्पम अपि अपरित्यज्य स पुष्पम, तृणम अपि अपरित्यज्य स तृणम, फल्गुम अपि अपरित्यज्य स फल्गुः। हम बात करें अब इस अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, और अंतिम जो यहाँ सूत्र था उसके अर्थ की बात करें तो यानी अंत वचन अर्थ में जो 16 नंबर पे है वो अंत अर्थ में या अंत वचन अर्थ में। सूत्र ये कहते ना, आज हमने यहाँ से प्रारंभ किया था, कहाँ से? अनुपूर्वी, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत वचनेषु, यानी अंत वचन अर्थ में, यानी अंत वचन अर्थ में। हम किसकी बात कर रहे हैं? अंत वचन के अर्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? है ना, अंत वचन अर्थ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या आता है कि जो शब्द हमारा होता है तो उस शब्द की बात करें तो यहाँ पर भी हमें स दिखाई देगा। इस अर्थ में, इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। विग्रह करते समय यानी एक से आएगा, उसके साथ में कोई संज्ञा आएगी। विग्रह करते समय, विग्रह करते समय उत्तर, यानी उत्तर जो पद होगा ना, उत्तर पद, उत्तर पद कैसा होगा? मूल शब्द होगा।
यानी उत्तर पद जो हमारा है, यानी विग्रह का अर्थ है मूल शब्द के साथ उत्तर पद को, यानी उत्तर पद को, यानी उत्तर पद के, यानी जो भी हमारा उत्तर पद है ना, उस उत्तर पद की बात करें तो उत्तर पद अर्थात जो उत्तर पद है ना वही उत्तर पद अर्थात मूल शब्द, अर्थात जो उत्तर पद है उस उत्तर पद का जो मूल शब्द है उस मूल शब्द के साथ पर्यंतम तक, पर्यंतम होता है तक, पर्यंतम शब्द जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। देखो अब हम क्या करेंगे, अंतवचनार्थ की बात कर रहे हैं। किस अर्थ की बात कर रहे हैं, अंतवचनार्थ में, और अंतवचन अर्थ में या अंत में या वचनार्थ में। तो इस अर्थ में सव्य का प्रयोग होगा, स के साथ कोई संज्ञा होगी, विग्रह करेंगे तो जो हमारी संज्ञा होगी यानी उत्तर पद होगा, जो उत्तर पद का जो मूल पद होगा अर्थात मूल जो शब्द है, मूल शब्द के साथ पर्यंतम शब्द जोड़ दिया जाता है। क्या शब्द जोड़ दिया जाता है, मूल शब्द जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ देखो एक तो हो गया हमारा समास और एक हो गया समास का विग्रह, एक तो हो गया समास और एक क्या हो गया विग्रह। ठीक है, समास की बात करें तो जैसे स समासम, स समासम, ठीक है, स तद्धितम, तद्धितम, जो भी पद है हमारे जैसे समासम तद्धितम है ना, तो उन पदों की बात करिए जैसे स सुंदर कांडम। और एक शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके हम चर्चा बाद में करेंगे। देखिए दूसरा पद जो है ना, उस दूसरे पद को मूल शब्द लिखेंगे तो दूसरा पद मूल शब्द क्या है बताइए, समास। तो दूसरा पद का मूल क्या है भाई, समास है, और समास का यहाँ क्या लिखा गया, समासम, है ना। तो बताओ क्या लिखेंगे, समास। ठीक है, से कृदंतम, कृदंतम। बताओ समास का क्या लिखेंगे, समास, समास। मूल शब्द जोड़ो और मूल शब्द के साथ क्या लिखेंगे, मूल शब्द के साथ हम लिखेंगे पर्यंतम शब्द जोड़ देंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा, समास पर्यंतम, समास पर्यंतम। समास पर्यंतम की बात करें, समास पर्यंतम, तो बताओ क्या बन गया, सह समासम, सह तदित। आगे देखो क्या है, पर्यंतम, तदित पर्यंतम क्या बन गया, सह तदितम। देखो शब्द क्या है, सुंदरकांड, तो सुंदरकांड, सुंदर कांड पर्यंतम। ठीक है, बात करें कृदंत की तो बताओ क्या बनेगा, कृदंत पर्यंतम। इन शब्दों में आप देख रहे होंगे, आपने देखा है, क्या देखा है कि यह जो अर्थ है, कौन से अर्थ की बात कर रहे थे, अंतवचन अर्थ में। और इस अंतवचन अर्थ की बात करें तो इस अर्थ में सव्य का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सव्य का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में विभक्ति को, यानी उत्तर पद जो होता है उस उत्तर पद को मूल शब्द के रूप में लिख दिया जाता है और उसके साथ में क्या जोड़ दिया जाता है, पर्यंतम शब्द जोड़ दिया जाता है। उत्तर पद अर्थात जो मूल शब्द है, मूल शब्द के साथ, किसके साथ, मूल शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे, पर्यंतम जोड़ेंगे। ठीक है, एक तो हो गया समास, एक हो गया समास का विग्रह। ठीक है, समास की बात करें तो समास के रूप में यहाँ स, उसके बाद में कोई संज्ञा, तो स समासम, स तदितम, स सुंदरकांडम, स कृदंतम। ठीक है, ये हमारे शब्द हो गए। अब हम इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो विग्रह करेंगे तो जो हमारा मूल पद है उस मूल शब्द को देखो, समास का मूल क्या होता है, समास। समासम का मूल क्या होता है, वही समास। तो क्या बन जाएगा, समास पर्यंतम। तदित का क्या बनेगा, तदित पर्यंतम। सुंदरकांड का क्या बनेगा, सुंदरकांड पर्यंतम। और कृदंत का क्या बनेगा, कृदंत पर्यंतम। ठीक है, एक विशेष उदाहरण है, क्या बात कर रहा हूं मैं, विशेष। इसी का एक विशेष उदाहरण है जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। और विशेष क्या है भाई, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। विशेष उदाहरण इसका एक शाग्नि, इसका विशेष जो उदाहरण है उसकी हम बात करें तो उसका नाम है साग्नि। ये तो इसका हो गया समास। किसकी बात कर रहे हैं हम, समास की। तो समास क्या है इसका, साग्नि। और स अग्नि मिलाकर के लिख दिया, स अग्नि। तो
में श ए था, दोनों को मिला दिया, तो यहाँ शब्द की बात करें तो कैसा था, श अग्नि, ऐसे था। ठीक है, बताओ श अग्नि, तो ए के अंदर आ मिलाया, तो दोनों को मिलाए तो क्या हो गया, आ हो गया ना, तो बताओ क्या बन गया, सा। आगे क्या है, अग्नि, तो क्या बन गया, शाग्नि। ठीक है, मूल शब्द क्या है, अग्नि, तो मूल शब्द अग्नि का क्या बनता है, अग्नि बनता है ना, तो बताओ क्या बनेगा, अग्नि। अब यहाँ अग्नि का मतलब अग्नि, और तो एक तो अग्नि ग्रंथ होता है, एक अग्नि का मतलब आग भी होता है। तो ठीक है, यहाँ इसका अर्थ किससे लिया गया है, ग्रंथ से लिया गया है। तो बताओ अग्नि ग्रंथ अपर्यंतम आएगा ना, तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंत तक, यानी देखो किसकी बात कर रहे हैं, अग्नि के ग्रंथ तक। देखिए तो बताओ शब्द क्या बन गया, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, क्या बन गया, शाग्नि। इसमें देखो हमने ग्रंथ और जोड़ा है, जबकि इनमें नहीं जोड़ा है। किसमें जोड़ा है, साग्नि, तो हमारे लिए क्या हो गया, विशेष हो गया। स अग्नि का मतलब क्या होता है, साग्नि, तो साग्नि का समास विग्रह क्या होगा, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम क्या होता है, साग्नि। ठीक है, विशेष उदाहरण की बात करें तो बताओ इसमें क्या जोड़ दिया हमने, एक ग्रंथ शब्द और जोड़ा है, तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम क्या बनता है, साग्नि होता है। ठीक है, बात करें इस अर्थ में, किस अर्थ की बात कर रहे थे, अंतवचन अर्थ में सव्य का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में हम लगाएंगे, यानी जो उत्तर पद होगा मूल शब्द के रूप में प्रयुक्त करेंगे, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे, पर्यंतम शब्द जोड़ेंगे, विग्रह करेंगे। ठीक है, समास है, समासम का क्या बनेगा, समास पर्यंतम, तद्धित का क्या बनेगा, सतद्धितम का तद्धित पर्यंतम, स सुंदरकांडम का क्या बनेगा, सुंदरकांड पर्यंतम, और श कृदंतम का क्या बनेगा, कृदंत पर्यंतम। एक विशेष उदाहरण की बात करें तो सैदन अग्नि से क्या बन गया, साग्नि, तो साग्नि में हम क्या करेंगे, बीच में एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्द की हम बात करें तो शब्द का नाम क्या है, ग्रंथ। ठीक है, मूल शब्द लिखेंगे अग्नि पर्यंतम, लेकिन उससे पहले हमने क्या जोड़ दिया, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, तो विग्रह क्या हो गया, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम क्या होता है, शाग्नि होता है, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम क्या बनेगा, शाग्नि। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो अव्ययी भाव समास का जो महत्वपूर्ण सूत्र था, यूं समझिए जो महत्वपूर्ण सूत्र ही नहीं, यानी महत्वपूर्ण अविभाव समास का कार्य पूर्ण हो चुका है, लगभग समापन की ओर है। और इसका एक सूत्र था जो बहुत बड़ा भी है आप लोगों के लिए और बहुत महत्वपूर्ण भी है। यहाँ कितने अर्थों में हो रहा था, 16 अर्थों में हो रहा था। सूत्र के एक बार से मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो सूत्र हमने लिखा था, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ अभाव अत्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वी योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, अंत वचनेषु, इन वचनों में, इन अर्थों में 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ प्रथम पद के रूप में कोई अव्यय होता है और द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा होती है। जब इनका हम समास विग्रह करेंगे तो अलग अलग तरीके से हमने इनका समास विग्रह किया। इसी के साथ यह सूत्र जो था हमारा वह समाप्त होता है। अब इसके बारे में हम कुछ सूत्र और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन सूत्रों के बारे में हमारी जो आगामी कक्षा होगी उस आगामी कक्षा में इन सूत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।